ओशियान के अपर रूप्स को पूरी तरह हटाकर लालवांगची अब धीरे धीरे ओशियान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और जब वो अपनी नज़र ऊपर करता है तो उसके दिल में एक शार्प पेन होता है ओशियान की बैग की हालत को देखकर, जिसमें कई पुराने चाबुक के निशान हैं और नए ताजे चाबुक से दिए जख्म जिन्हें हील करने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं की गई है। लालवांगजी की आंखें उसके अनजाने में ही नम हो जाती है। वो अपने एक फिंगर को ओशियान के जख्म पर रखता है और लो वॉइस में कहता है कि आपको दर्द नहीं होता। ओशियान की आंखें इससे फटाक से खुल जाती हैं और वह तुरंत लालवांगजी की ओर पलटता है। लालवांगजी देख पा रहा है ओशियान की आंखों के डर को, क्योंकि उसने वो देख लिया है जो ओशियान उससे छिपा रहा था। ओशियान कहता है, राजकुमार लान, ये कुछ नहीं, बस युद्ध में। लालवांगजी बीच में ही ओशियान की बात को काट देता है। वो कहता है, बस कीजिए, आपको कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है ये ज़ख्म आपको कैसे मिले। ओशियान के पास अब कुछ भी नहीं था कहने को। वो बस अपना सर नीचे कर लेता है। लालवांगजी कहता है, बैठ कर चलिए। ओशियान लालवांगजी को देखता है सवाल भरी नज़रों से। लालवांगजी फिर कहता है, मैंने कहा बैठ कर चलिए। यह कहकर लालवांगजी बैठ की तरफ बढ़ जाता है। ओशियान भी उसके पीछे आ जाता है। लालवांगजी ओशियान से कहता है, यहाँ पर शेनी के बल लेट जाइए, मुझे आपको दवा लगानी है। ओशियान इसका भी अपोज कर कहता है, राजकुमार लान, इसकी ज़रूरत नहीं है, सच में। लालवांगजी बस अपनी पैनी निगाहों से ओशियान को देखता है और ओशियान फिर आगे कुछ नहीं कह पाता। वो शांति से आकर बेड पर लेट जाता है। लालवांगजी पास के ही टेबल पर रखे बाउल को अपने हाथ में ले लेता है, जिसमें वो दवा है जो उसने खास ओशियान के लिए आज बनाई है। लालवांगजी बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है और अपने फिंगर से दवा को ओशियान की बैक पर लगाने लगता है। जब पहली बार लालवांगजी उस दवा को जख्म पर लगाता है तो ओशियान की मुट्ठी बेडशीट पर कस जाती है, जिसे लालवांगजी ने भी देखा। उसे पता है इसका कारण क्या है, क्योंकि ये दवा बहुत जलन करने वाली है। लेकिन कुछ देर बाद ही ओशियान की मुट्ठी छूट जाती है और उसकी आंखें धीमे से बंद हो जाती है। जब ओशियान को लालवांगजी की ठंडी सांस अपने जख्म पर फील होती है, लालवांगजी धीरे से फूंक फूंक कर ओशियान को वो दवा लगा रहा था। थोड़ी ही देर में उसने ओशियान के सारे जख्मों पर दवा लगा दी थी। वो अब बेड से उठ जाता है और ओशियान भी धीरे धीरे अपनी नज़रों को खोल लेता है। वो लालवांगजी को देख रहा है जो किचन के अंदर है। वो एक टक लालवांगजी को ही देखता रहता है जब तक लालवांगजी उसके पास नहीं आ जाता। लालवांगजी कहता है, क्या आप धीरे से बेड पर उठकर बैठ सकते हैं? ओशियान बेड से उठने लगता है। लालवांगजी इसमें उसकी मदद करता है ताकि दवाई फैले ना या मिट ना जाए। ओशियान बेड पर उठकर बैठ जाता है। अब लालवांगजी अपने हाथ में फूड प्लेट को ले लेता है और अपने हाथ में चॉपस्टिक की मदद से फूड का एक बाइट ओशियान के माउथ के पास बढ़ा देता है। ओशियान लालवांगजी के हाथ को देखता, फिर लालवांगजी को। लालवांगजी कहता है, आपको झुकना नहीं चाहिए, वरना लगी हुई दवा मिट जाएगी। अब खुद से खाना नहीं खा पाएंगे। लालवांगजी ने बस इतना कह दिया था और शांत हो गया था, और इसके आगे का ओशियान समझ गया। उसने अपने माउथ को ओपन कर दिया और लालवांगजी ने उस बाइट को ओशियान को खिला दिया। ओशियान कहता है, राजकुमार लान, आप भी खा लीजिए, आप बहुत देर से भूखे हैं। लालवांगजी कहता है, मैं अभी बाद में खा लूँगा। ओशियान कहता है, लेकिन बहुत देर हो रही है, इतना देर आपका भूखा रहना ठीक नहीं। लालवांगजी इस पर ओशियान को देखता है और फिर उस बाइट को जिसे वो ओशियान को खिलाने वाला था उसे वो अपने माउथ में डाल लेता है। ये देख ओशियान का खाना उसके गले में ही अटक जाता है और उसके दिल में एक अलग सी कसक उठती है।
वो अब लगातार लालवांगची के खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहा है और इससे पूरी तरह अनजान लालवांगची वो वुशियान को फूड खिलाया जा रहा है और साथ में खुद भी सेम प्लेट से खाना खा रहा है। खाना हो जाने के बाद लालवांगची वुशियान को ठीक से बेड पर लेटा देता है और उसकी कमर तक ब्लैंकेट को उड़ा देता है। फिर रोशनी बुझाकर वो खुद भी वुशियान के पास आकर लेट जाता है। दोनों थोड़ी ही देर में सो जाते हैं। दूसरे दिन हर रोज़ की तरह लालवांगची की नींद जल्दी खुल जाती है, लेकिन जब वो अपने होश को संभालता है तो उसे कुछ अलग फील होता है। उसे अपने ऊपर वेट फील होता है किसी का। लालवांगची धीरे से अपनी नज़रें नीचे करता है और अपने अल्फा के खूबसूरत चेहरे पर लालवांगची की नज़र रुक जाती है, जो आधा उसके ऊपर चढ़कर सो रहा है। वुशियान का सर लालवांगची के चेस्ट में है और उसका एक हाथ लालवांगची की वेस्ट को रैप किए हुए है। वो किसी बेबी की तरह सो रहा है, जिसे सोच लालवांगची के लिप्स पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। लालवांगची उठने की कोशिश नहीं करता, वो बस वैसे ही लेटे रहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वुशियान की नींद न खुल जाए। ऐसे ही सुबह का 8 बज जाता है। अब धीरे धीरे वुशियान की नींद खुल रही है। उसकी आँख खुलते ही उसके सामने किसी की मिल्की वाइट नेक है। वो अब धीरे धीरे अपनी नज़र नीचे की ओर ले जाता है। उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो किस तरह सो रहा है और उसकी अपर बॉडी पूरी तरह लालवांगची के ऊपर है। वो लालवांगची की चेस्ट में सर रख कर सो रहा था। वो अब धीरे धीरे अपनी नज़र ऊपर करता है। उसकी आंखें लालवांगची की चमकती आंखों से मिलती है, जो उसे ही देख रहा था, न जाने कब से। वुशियान जल्दी से लालवांगची से अलग होकर बेड पर उठ जाता है। वो लालवांगची से माफ़ी मांगते हुए कहता है, राजकुमार लाल, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपके पास। वुशियान की सोच के उलट लालवांगची इसके बदले कुछ और ही कहता है, जो वुशियान को शॉक कर देता है। लालवांगची कहता है, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आपको अभी और आराम करना चाहिए। वुशियान विंडो से आती सनलाइट को देखता है। देखकर ही पता लग रहा है कि समय कितना ज़्यादा हो गया है। वो आज जल्दी नहीं उठ पाया। वुशियान कहता है, नहीं राजकुमार लाल, समय ज़्यादा हो गया है, मुझे कबीले से निकलना होगा। इस पर लालवांगची अपने सख्त आवाज़ में कहता है, आप आज कहीं नहीं जा रहे। आप आज दिन भर यहाँ लेटकर आराम करने वाले हैं। वुशियान कहता है, लेकिन राजकुमार लाल, मैं ऐसा नहीं। पर वुशियान के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं जब लालवांगची की ठंडी निगाहें वुशियान पर पड़ती है, जो उससे ना सुनना तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही है। वुशियान चुप हो जाता है। लालवांगची कहता है, बिस्तर पर लेटिए, मुझे आपके जख्मों को देखना है। वुशियान इस बार बिना नानुकुर करे बेड पर लेट जाता है। लालवांगची वुशियान के जख्मों को देखता है। दवा सूख गई है। वो वुशियान के जख्मों को साफ कर फिर से वो दवा वुशियान को लगा देता है और रात की तरह ही फूंक फूंक कर इस दवा को लगाता है और वुशियान इस कंफर्ट को फील कर फिर से नींद की आगोश में चला जाता है। दवा लगाने के बाद लालवांगची जब वुशियान के चेहरे को देखता है तो अचानक उसका मन भर आता है। वुशियान ज़रा सी ही देर में वापस से सो गया। लालवांगची धीरे धीरे अनकॉन्शियसली ही वुशियान के करीब झुकने लगता है। वो उसके चेहरे के बहुत करीब आकर अपने मन में कहता है, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ आपकी ज़िंदगी में। अपना आपकी ज़िंदगी बंजर ज़मीन होगी और ना ही उसमें खालीपन होगा। मैं चाहता हूँ बस आप मुझ पर भरोसा रखें। आपके सारे दुख उदासी को आपसे दूर कर दूंगा। फिर आपके माथे पर चिंता की लकीरें नहीं होंगी। मन करता है कि आपको यहाँ से कहीं दूर ले जाऊं, इन बेमतलब की जिम्मेदारियों से, जिसकी आड़ में लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, एहसान मानने की बजाय आपको कसूरवार ठहराते हैं, बिना किसी वजह के सज़ा देते हैं।
आप क्यों हैं इतने मासूम? मैं गलत था जो मानता था कि ताकत ही सब कुछ होती है। इसके बल पर इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब मैं महलों से बाहर आकर सामान्य जीवन की सच्चाई को जान रहा हूँ तो ये पूरी तरह अलग है। आपके पास ताकत है, लेकिन उसके बाद भी क्या है आपकी ज़िंदगी में? बस दुख और तकलीफ़। यहाँ तक कि लोग आपके पावरफुल होने का भी फ़ायदा उठाते हैं, आपका सम्मान करने की बजाय। मैं बहुत जल्द आपको इन सब से बाहर ले जाऊँगा, जहाँ बस खुशियाँ होंगी, आप और मैं। रणवंशी अब ओशियान से पीछे हट जाता है और बिना कोई शोर किए वहाँ से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद रणवंशी अभी बैठा मेडिटेशन कर रहा है, तभी उनके डोर पर नॉक होता है। रणवंशी की आंखें तुरंत खुल जाती है। वो एक नज़र ओशियान को देखता, जो जो अभी भी सो रहा है। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर जल्दी से जाके दरवाजे को खोल देता है। सामने एक जियांग डिसिपल है। वो लानवांगजी को वो कार कहता है। हांगुंजन, मास्टर वी को कुल प्रमुख को और महारानी यू बुला रहे हैं। लानवांगजी इससे ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ था। उसे पता था ये होना ही है। लानवांगजी कहता है, ठीक है, तुम जाओ। वो जियांग डिसिपल वहाँ से चला जाता है। लानवांगजी अब पलटकर एक बार सोते हुए वुशियान को देखता है और कमरे से बाहर आकर धीरे से डोर को बंद कर देता है। जियांग फैमिया, मैडम यू और जियांग चेंग साथ में एक हॉल पर मौजूद है। मैडम यू अपने दांतों को पीसते हुए कहती हैं, वो आज वहाँ पहुँचा कैसे नहीं? क्या अपने ओमेगा के आ जाने से वो अपना काम भूल गया है? आने दो उसे, शायद उसे आदत हो गई है पनिशमेंट की। जियांग फैमिया कहते हैं, यू, ज़रूर उसे कोई ज़रूरी काम होगा, वरना वो कभी इस तरह अपने काम से पीछे नहीं हटता। मैडम यू कहती है, ज़रूरी काम? कबीले से बढ़कर और क्या ज़रूरी काम हो सकता है उसके लिए? जियांग फैमिया कुछ कहते हैं उससे पहले ही सभी का ध्यान एंट्रेंस पर जाता है, लेकिन उन्हें हैरानी होती है वुशियान की जगह लानवांगजी को यहाँ आता देख। ये तो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लानवांगजी वहाँ आकर सभी को वो करता है। जियांग फैमिली भी लानवांगजी को वो करती है। जियांग फैमिया कहते हैं, हांगुंजन, आप, वुशियान कहाँ हैं? वो आज हमारी कबीले की सीमा पर नहीं गया? क्या उसे कोई ज़रूरी काम है? लानवांगजी इस पर बिटरली कहता है, बड़ी ही कम याददाश्त रखते हैं आप लोग, कुल प्रमुख जियांग। जियांग फैमिली को समझते देर नहीं लगती कि लानवांगजी ने ये कोई बात नहीं कहा है, बल्कि उन्हें इनडायरेक्टली टॉन्ट किया है। जियांग फैमिया कहते हैं, हांगुंजन, आपके कहने का मतलब क्या है? लानवांगजी कहता है, ठीक है, मैं वही बात कहता हूँ जो मैं यहाँ कहने आया था, क्योंकि मुझे भी बातों को घुमाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस ये कहने यहाँ आया था कि मेरे अल्फ़ा आज कबीले से बाहर नहीं जाएंगे, मतलब आपकी जियांग सीमा पर नहीं जाएंगे। मैडम यू ये सुनकर तिलमिला उठती हैं। वो अपने गुस्से को काबू ना करते हुए कहती हैं, हांगुंजन, माना कि आप विवशान के ओमेगा बन गए हैं, लेकिन आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप हमारे कबीले और विवशान के काम के बीच में ना आए, वरना अच्छा नहीं होगा। लानवांगजी एक स्मृति के साथ कहता है, वरना क्या अच्छा नहीं होगा मैडम जियांग? क्या आप हमें कबीले से निकालेंगी? अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें, क्योंकि मैं भी तो यही चाहता हूँ, अपने अल्फ़ा को जियांग कबीले से लेकर चले जाना। मैडम यू का गुस्सा लानवांगजी की बात सुनकर और भी बढ़ जाता है। आज तक किसी ने भी उनसे इतनी बदतमीज़ी नहीं की और इस ओमेगा की इतनी हिम्मत की कि वो पलटकर उसे जवाब दे। मैडम यू फिर लानवांगजी को कुछ कहती, लेकिन उससे पहले ही जियांग फैमिया उन्हें रोकते हुए कहते हैं, यू, तुम शांत अपनी जगह पर बैठी रहो। जियांग फैमिया लानवांगजी को देखते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात है जिस वजह से लानवांगजी गुस्से में है। ऐसा क्या हुआ है? जियांग फैमिया शांत लहजे में कहते हैं, हांगुंजन, आखिर बात क्या है? और विवशान क्यों कबीले से बाहर नहीं जा सकता?
लालवांग जी के एक्सप्रेशन अब कोल्ड हो जाते हैं। वो अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, कुल प्रमुख जियांग, क्या आप सचमुच नहीं जानते? जांग फेमिया कहता है, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लालवांग जी कहता है, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग इंसान को इंसान समझते भी हैं, या वो आपकी नज़र में कोई जानवर है, या आपका पपेट जिसे जैसा चाहो वैसा न चालो। आपकी पत्नी मेरे अल्फा को पनिश करती है अपने जीडियन से, जिसकी खबर आपको तक नहीं, या फिर आप सुनकर भी चीज़ों को अनसुना कर देते हैं, मुझे नहीं पता। उन्हें सज़ा दी सिर्फ इसलिए कि उनका रचा झूठा खेल कायम नहीं रहा। मैंने अपने अल्फा को देख लिया लान कबीले में, इसीलिए उन्होंने उन पर जीडियन का इस्तेमाल किया, और आप एक अल्फा के साथ साथ कुल प्रमुख होकर भी अपनी पत्नी को ऐसा करने से नहीं रोक पाए। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए, आप सभी के लिए। आपकी नज़र में शायद इंसान इंसान ना हो, लेकिन मेरी नज़र में मेरा अल्फा एक इंसान है जिसे दर्द होता है। बस वो अपनी तकलीफ़ किसी को बताते नहीं, ना ही उसकी शिकायत किसी से करते हैं। लेकिन मेरे होते अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे अल्फा जब तक पूरी तरह हील नहीं हो जाते, वो कहीं नहीं जाने वाले, किसी भी काम के लिए नहीं। आपके पास आपके खुद के राजकुमार हैं, क्या वो इतने काबिल नहीं जो अपने कबीले की सुरक्षा कर सके? आप कुछ भी करें, लेकिन मेरे अल्फा जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते वो कबीले से बाहर नहीं जाएंगे। ये कहकर लानवांग जी जांग फेमिया को भोग करता है और वहाँ से निकल जाता है। मैडम यू की मुट्ठी गुस्से में कस जाती है। लानवांग जी की हिम्मत कैसे हुई उनके बेटे को नाकाबिल कहने की? जांग फेमिया मैडम यू को देखते हैं और कहते हैं, यू, क्या तुमने वुशियान पर फिर से अपने जीडियन का इस्तेमाल किया है? मैडम यू अभी भी अकड़ से कहती है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये कोई पहली बार तो नहीं। लेकिन उस वुशियान ने ये सही नहीं किया, खुद नहीं आया बल्कि लानवांग जी को यहाँ भेज दिया। जांग फेमिया एक गहरा शाय कर कहते हैं, यू, मैंने पहले भी तुम्हें अपने वुशियान के प्रति व्यवहार को बदलने को कहा है, लेकिन तुम अभी भी अपने रवैये को नहीं बदलने वाली। पर एक बात याद रखना, जिसे तुम कभी स्वीकार नहीं करती, वुशियान के बिना जियांग कबीले का अस्तित्व खतरे में है। इसीलिए तुम्हारे किसी भी कारनामे की वजह से जियांग कबीला खतरे में आया तो मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ, ये मैं खुद भी नहीं जानता। जैनचेंग, आज तुम कुछ डिसिपल के साथ जियांग कबीले की सीमा पर जाओ। यह कहकर जांग फेमिया वहाँ से उठकर चले जाते हैं। मैडम यू उनके पीछे कहती है, कुल प्रमुख, क्या आप मुझे धमका रहे हैं? उस वुशियान के पीछे। जैनचेंग भी वहाँ से अपने बाबा की बात मान कबीले की सीमा के लिए निकल जाता है। मैडम यू गुस्से में तिमतिमाई वहीं बैठी रहती है। उनकी चाल उन पर इतनी भारी पड़ जाएगी, उन्होंने ये नहीं सोचा था। हांगवनजुन यहाँ आकर उनके लिए एक मुसीबत बन जाएगा। अगर उन्हें पता होता तो वो कभी लान कबीले से संबंध जोड़ने का प्रस्ताव ही नहीं स्वीकार करती और ना ही अपनी बदनामी कराती। इतना कुछ करने के बाद भी उनके हाथ खाली ही हैं। अब यहाँ से देखते हैं दोपहर के समय बेड पर लेटा वुशियान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। उसकी नज़र सीधे स्टडी टेबल के पास बैठे लानवांग जी पर जाती है, जो बड़े ही एलिगेंट तरीके से बैठे किताब पढ़ रहा है। वुशियान लानवांग जी को एडमायर करने से खुद को नहीं रोक पाता। दोपहर से ज़्यादा का समय हो गया है। लानवांग जी के इन आराम देने वाले सैंडलवुड फेरोमोन के प्रभाव में वुशियान कितनी देर तक सोता रहा उसे होश ही नहीं। तभी वुशियान को कुछ महसूस होता है। उसके जख्म वो अब दर्द नहीं कर रहे। वुशियान बेड पर उठकर बैठ जाता है और लानवांग जी, वो तो वुशियान की नज़रों को अपने ऊपर कब का महसूस कर चुका था। वो बस अपनी आंखों को बंद कर बैठा हुआ था। वो अब अपनी आंखों को खोलता है और वुशियान को देखता है, जो अपने हेड को पीछे टर्न करके अपनी बैग को देख रहा है। लानवांग जी वुशियान के पास आते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या जख्म दर्द कर रहे हैं?
ऊशियान लानवांगची की आवाज़ को सुन सामने देखता है और छोटे स्माइल के साथ कहता है, नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ज़ख्म भरने लगे हैं। धन्यवाद राजकुमार लान, आपकी दवा वाकई असरदार है। लानवांगची कहता है, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। ऊशियान कहता है, क्यों नहीं राजकुमार लान, आपकी वजह से मेरे ज़ख्म भर गए, मुझे आपको धन्यवाद तो करना ही चाहिए। लानवांगची कहता है, मैंने कहा ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपके आभार को स्वीकार करूं, तो कृपया मेरे लिए बस यही करिएगा कि मुझे कभी दोबारा इस दवा को बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आशा है कि आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। भले आपको अपने शरीर की चिंता नहीं, लेकिन मुझे है, इसलिए ये दोबारा मत होने दीजिएगा। बेवजह किसी भी सज़ा को स्वीकार मत करिएगा। दोपहर के भोजन का समय हो गया है, आप जाकर स्नान कर लीजिए, मैं भोजन तैयार करता हूँ। यह कहकर लानवांगची वहाँ से चला जाता है और ऊशियान, जिसने लानवांगची की कही बातों को सुनकर अपना सर झुका लिया था, क्योंकि वो उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ गया था कि लानवांगची किस ओर इशारा कर रहा है। वो अब धीरे से अपना सर ऊपर करता है और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती है, जो बहुत ही इमोशन से भरी हुई है। कुछ ऐसे इमोशंस जो उसने कभी फील नहीं किए थे। लानवांगची की कही बात की आपको आपकी चिंता नहीं, लेकिन मुझे है, ऊशियान के दिल में एक वार्म एहसास दे गई। उसे लगा कि कोई है उसके पास जो उसकी चिंता करता है, उस पर अपना राइट शो करता है, उसे डांटता है। ऊशियान ये हमेशा चाहता है सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। ऊशियान अब बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। यहाँ से सीधे देखता है दूसरे दिन सुबह सुबह ऊशियान और लानवांगची में बहस चल रही है। बहस तो लानवांगची कर रहा है, ऊशियान तो बस लानवांगची को कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। ऊशियान कहता है, राजकुमार लान, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ खतरा रहता है, और वैसे भी आप वहाँ थक जाएंगे, आप यहाँ कबीले पर रहकर आराम कीजिए। लानवांगची कहता है, नहीं, मेरे पास यहाँ करने को कुछ भी नहीं, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ जियांग कबीले की सीमा पर। ऊशियान कहता है, राजकुमार लान, आप बेवजह अपने आप को परेशान करेंगे वहाँ जाकर, इसलिए आप मेरी बात मानिए, आप यहाँ पर ही रुक जाइए। लानवांगची स्टबर्नली कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, ये मत भूलिए कि मैं भी एक योद्धा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ। ऊशियान अब हार कर लानवांगची को देखता है। वो कितना भी कुछ कर ले, लानवांगची की ज़िद के आगे वो नहीं टिक पाएगा, वो हार ही जाएगा। ये बात ऊशियान ने लानवांगची के बारे में सच ही सुनी थी कि हांगुनजुन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। जो उन्होंने ठान लिया वो उससे पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कंडीशन में। ऊशियान कहता है, ठीक है, आप चल सकते हैं। इससे लानवांगची के लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, आप बाहर मेरा इंतज़ार करिए, मैं हमारे दोपहर के भोजन को लेकर आता हूँ। यह कहकर लानवांगची किचन के अंदर चला जाता है और ऊशियान कक्ष के बाहर जाकर लानवांगची के आने का इंतज़ार करने लगता है।